अक्टूबर नवंबर का महीना साल 2022 का वह साल जब श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी लाश दिल्ली के मेहरौली जंगल में 35 टुकड़ों में तितर-बितर होकर मिली थी। ठीक 2 साल बाद इत्तेफाक से उसी तरह की घटना देखने को मिली है, लेकिन इस बार दिल्ली में नहीं बल्कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला टेक्निकल नगरी से है, जहां पर एक महिला की लाश 30-40 टुकड़ों में कट कर फ्रिज में रख के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और 19-20 दिन बाद जब उस लाश की दुर्गंध बाहर तक फैलने लगती है, पड़ोसियों को सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तब मकान मालिक को फ़ोन करके बताया जाता है तो मकान मालिक घबरा कर पुलिस को फ़ोन करता है। इसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है तो घटना स्थल पर अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। उसकी हिम्मत नहीं होती आगे कुछ करने की। तुरंत मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, साथ ही एक सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल की एक टीम आती है। तब सब लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर फर्श पर पूरा खून के धब्बे पड़े होते हैं और फ्रिज में 30-40 टुकड़ों में कटी एक लाश पड़ी होती है। इसके बाद फिर सैंपल लिया जाता है और लाश को पहचान के लिए पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। आखिर कौन है वह महिला, कहाँ की रहने वाली है, किसने किया उसकी हत्या, इस बेदर्दी से आज की वीडियो में हम उसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर के व्यालीकवल इलाके के 6वीं क्रॉस पाइपलाइन रोड की है, जहां पर एक महिला रहती थी जिसका नाम होता है महालक्ष्मी। उम्र होगी उसकी 29 साल और घटना इसी साल बीते शनिवार 21 सितंबर की है। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी। उसकी शादी 2019 में नेपाल के ही रहने वाले हेमंत दास नामक युवक के साथ हुई। शादी के बाद महालक्ष्मी अपने घर ससुराल में कुछ दिन रहती है। उसके बाद बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में भारत के बेंगलुरु शहर में आकर अपने पति के साथ रहने लगती है। दोनों लोग आकर यहाँ पर कमरे का एक किराया लेते हैं। वहीं से पति हेमंत दास एक मोबाइल शॉप पर जाकर नौकरी करने लगता है और महालक्ष्मी एक बड़े मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली शॉप पर टीम लीडर के तौर पर काम करने लगती है। अब पति पत्नी रोज अपने ड्यूटी पर जाते घर आते बेहद खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। अगले साल फिर एक बेटी का जन्म होता है। अब परिवार में खुशियां दोगुनी हो गई। लेकिन साल 2023 आते आते दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई और कड़वाहट की वजह थी शक, और वो शक पति हेमंत दास को था अपनी बीवी महालक्ष्मी के ऊपर कि वह किसी और युवक से बात करती है। जब हेमंत अपने पत्नी से इस बारे में पूछता तो महालक्ष्मी बात को घुमा देती। उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसका शक बढ़ता ही चला गया और रोज़ रोज़ के आए दिन झगड़ा होने की वजह से करीब 8-10 महीने बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपने माँ और बहन के पास चली जाती है। उसकी माँ और बहन भी बेंगलुरु के ही एक अलग इलाके में कमरा लेकर रहते थे। वहाँ पर महालक्ष्मी कुछ दिन रहती है। उसके बाद फिर किराए का एक अलग कमरा लेती है, उसमें शिफ्ट हो जाती है। और जो उसका पति होता है हेमंत दास, उसके भी पेरेंट्स बेंगलुरु में ही रहते थे एक अलग जगह पर, तो वह भी उन्हीं के पास रहने लगता है। करीब 4 महीने तक अपनी बेटी को महालक्ष्मी अपने पास रखती है। इसके बाद एक दिन ले जाकर अपने पति के पास बेटी को छोड़ देती है और उसके बाद फिर ड्यूटी पर से जब उसकी छुट्टी होती महीना 15 दिन में या किसी रविवार को, तब वह अपने बेटी से जाकर मिलती और उसके साथ समय बिताती, फिर वापस चली आती। लेकिन पति पत्नी के बीच में और कोई बातचीत नहीं होती। इसी तरह से ज़िंदगी आगे चलने लगी। 2 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी के नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी, चाहे फ़ोन आया हो चाहे किसी को महालक्ष्मी ने फ़ोन किया हो। उसके बाद से उस नंबर पर कोई बातचीत नहीं हुई है और फ़ोन उसका बंद था। इस दौरान उसके भाई ने नेपाल से फ़ोन ट्राई किया। उसकी बहन और माँ जो अलग रह रही थी उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन किसी का संपर्क नहीं हो सका था। फिर महालक्ष्मी जिस कमरे में परिवार वालों से अलग हो कर रह रही थी, उस कमरे से जब दुर्गंध आने लगी, तब 2 सितंबर 2024 को पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी। तो मकान मालिक घबराकर सबसे पहले लक्ष्मी के पास फ़ोन लगाया, लेकिन लक्ष्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि फ़ोन बंद था। उसके बाद मकान मालिक
नंबर ढूंढता है। जो रेंट एग्रीमेंट महालक्ष्मी ने करवाया था उसमें इमरजेंसी के लिए 2 नंबर थे, एक महालक्ष्मी के माँ का, एक उसकी बहन का। तो माँ के नंबर पर मकान मालिक फ़ोन लगाता है तो उसके माँ से बात होती है। तो सबसे पहले मकान मालिक यही पूछता है कि आपकी बेटी महालक्ष्मी कहाँ पर है। माँ परेशान होकर जवाब देती है कि उसका तो संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, पिछले 15-20 दिनों से मैं भी बहुत परेशान हूँ, उससे बातचीत नहीं हो पाई है। तब मकान मालिक कहता है कि उसके कमरे से दुर्गंध आने की सूचना अभी मुझे पड़ोसियों ने दी है। इतना सुनते ही माँ और बहन सब घबरा जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कमरे से दुर्गंध आने की सूचना जब भी होती थी तो कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती थी। ऐसा सोचकर माँ और बहन भी घबरा जाते हैं। वह फौरन भागते हुए महालक्ष्मी के कमरे में पहुँचते हैं तो माँ के पास एक चाबी एक्स्ट्रा थी। महालक्ष्मी जब माँ से अलग हुई, नया अपना किराए पे कमरा लिया, तो इसकी एक चाबी उसने अपने माँ के पास इसलिए छोड़ दी थी कि अगर कभी मैं ड्यूटी पर रहूं तो माँ अगर चाहे तो मेरे कमरे में जाकर रह सके। उसी एक्स्ट्रा चाबी से माँ आकर दरवाज़ा खोलती है महालक्ष्मी का, तो अंदर का जब नज़ारा देखती है तो एक बदबू आने का एहसास हुआ और दोनों माँ बेटी फिर कमरे से बाहर आ गए बदहवास होकर। तब तक मकान मालिक भी पहुँच जाता है, वह भी उस कमरे का नज़ारा देखता है तो अंदर बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने की, उसके पास जाने की। फिर मकान मालिक घबराकर पुलिस को सूचना देता है और पुलिस भी 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाती है। उस एक्स्ट्रा चाबी के जरिए ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होना चाहती है, लेकिन कमरे से जो दुर्गंध आ रही थी पुलिस भी पीछे हट जाती है, क्योंकि बदबू उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फ़ौरन फिर मास्क मंगाया जाता है और पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर बमुश्किल से अंदर दाखिल होते हैं। कुछ तो उल्टियाँ करने की वजह से बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अंदर से सबूत भी इकट्ठा करना था और यह भी देखना था कि अंदर कमरे में क्या क्या चीज़ पड़ी है। अंदर देखते हैं तो फर्श पर पूरा खून बिखरा पड़ा होता है और कुछ इंसानी मांस के टुकड़े भी फैले होते हैं और एक 165 लीटर मॉडल सिंगल डोर की फ्रिज पड़ी होती है, जिसमें से एक लकीर सी ज़मीन पर बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रिज से खून निकलकर फर्श पर बहा हो। फ्रिज थोड़ा सा खुला हुआ था, उसे जब पुलिस वाले थोड़ा और खोलते हैं तो जो अंदर का नज़ारा होता है उसे देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उसमें जो फ्रिज का ऊपरी हिस्सा था उसमें इंसानों के 2 पैर थे और फ्रिज के बीच वाले हिस्सा में इंसान के बीच वाले शरीर का हिस्सा जैसे सीना, पेट, जांघ वगैरह ये सब जो था टुकड़ों में पड़ा था और फ्रिज के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक कटा हुआ सिर पड़ा था। इस नज़ारा को देखकर पुलिस वालों का भी हिम्मत जवाब दे जाता है और वह बाहर आ जाते हैं। फिर अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके इस घटना के बारे में बताते हैं तो मौके पर फॉरेंसिक टीम को कॉल कर दिया जाता है। जब तक फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती तब तक पूरे बेंगलुरु में यह खबर फैल चुकी थी कि दिल्ली के आफ्ताब और श्रद्धा जैसा ही केस बेंगलुरु में हो चुका है। इसके बाद लोगों का मजमा लगना उस घटना स्थल पर शुरू हो जाता है। बाद में फिर उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ती है। तब तक फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुँच जाती है। वह लोग भी अंदर जब जाकर देखते हैं तो जो अंदर का नज़ारा था उनके भी होश उड़ जाते हैं। उसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट टीम को बुलाना पड़ेगा। फिर एक सरकारी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है ताकि लाश के टुकड़ों की सही पहचान करके शिनाख्त की जा सके। और जब उन बिखरे हुए लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है तो वह 30 से 40 के करीब में होते हैं, लेकिन जिसका शक था वही हुआ और महालक्ष्मी की बहन और माँ जो होती है फ्रिज से निकले इस लाश के टुकड़ों को देखकर समझ गई थी कि यह महालक्ष्मी की ही लाश है। अब लाश को अस्पताल भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए उस कमरे की तलाशी ली जाती है। तो तलाशी के दौरान बेड के नीचे एक फ़ोन मिल जाता है। उस फ़ोन को देखते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। फिर उसकी CDR निकलवाई जाती है और फ़ोन की पहचान के लिए महालक्ष्मी की माँ और बहन पुष्टि कर देती है कि यह फ़ोन महालक्ष्मी का ही है। CDR से पता चलता है कि आखिरी बार उस पर कॉल किया गया था 2 सितंबर को। इसके बाद कमरे में जिस तरह से बॉडी पड़ी थी और तमाम तरह के निशान थे उससे सहज ही अंदाज़ा लग गया कि महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले या तो 2 सितंबर को किया गया या फिर उसके अगले दिन 3 सितंबर को किया गया। उसके बाद सारे सबूत जुटाकर कमरे को सील कर दिया जाता है और जांच शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि महालक्ष्मी को इतना बेरहमी से किसने मारा, कौन है उसका कातिल।
अब सवाल ये उठता है कि महालक्ष्मी को इतनी बेरहमी से किसने मारा, कौन है उसका कातिल। अब पुलिस के शक की सुई हर किसी पर घूमने लगती है। माँ से बात होती है, महालक्ष्मी की बहन से बात होती है, तब तक उसका भाई नेपाल से आ चुका था, उससे बात होती है। इस दौरान महालक्ष्मी का बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो जाता है और उसे भी घर वालों को सौंप दिया जाता है। फिर बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद महालक्ष्मी के पति हेमंत दास को सूचना दी जाती है, वह भी पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें लेकर थाने जाती है। फिर उनसे बाकायदा पूछताछ होती है और पुलिस उनसे कहती है कि अब जब तक हम जांच पड़ताल पूरी नहीं कर लेते तब तक तुम बेंगलुरु शहर छोड़कर नहीं जा सकते। अब पुलिस को इस घटना के तह तक पहुंचना था। फिर वह उस इलाके के लोकेलिटी में कोई कैमरा भी नहीं लगा होता है जिससे पता किया जा सके। फिर पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चल जाता है कि महालक्ष्मी यहाँ पर 5 महीने पहले आई थी, किराए का कमरा लिया था और पड़ोसियों से ज़्यादा उसकी किसी से खास पहचान भी नहीं थी। उसकी एक वजह थी कि उसका डेली का रूटीन, वह सुबह 9:30 बजे अपने ऑफिस निकल जाती थी और रात में 10:30 बजे आती थी। तो ज़्यादातर लोग रात में लौटते समय सो चुके होते थे और सुबह जब जाती थी तो ज़्यादातर लोग अपने अपने ड्यूटी पर जा चुके थे, तो किसी से उसकी मुलाकात भी नहीं होती थी। तो इस वजह से ज़्यादा जान पहचान किसी से नहीं बन सकी। लेकिन एकाक पड़ोसी ने बताया कि उसे कोई एक शख्स कभी कभार रिसीव करने के लिए आता था बाइक से और अपने बाइक पर बैठा कर ले जाता था। वह शख्स कभी कभार महालक्ष्मी के कमरे पर भी आकर रुकता था, लेकिन वह शख्स कौन है इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब पुलिस के शक की सुई उस अजनबी की तरफ घूम जाती है कि आखिर वह शख्स कौन है। इसके बाद गहराई से जांच पड़ताल महालक्ष्मी के फैमिली के बारे में की जाती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसे एक 4 साल की बेटी भी है और महालक्ष्मी का पूरा परिवार बेंगलुरु में ही रहता है। उसका पति अपने बेटी के साथ एक अलग जगह पर रहता है। महालक्ष्मी की माँ और बेटी एक अलग जगह पर रहते हैं और महालक्ष्मी खुद अकेले एक अलग कमरे में रहती है। आखिरकार इस परिवार की कहानी क्या है? सभी लोगों से बात की तो पता चला कि पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर थे, लेकिन अचानक 2023 में दोनों एक शक के चलते अलग हो गए। शक हेमंत दास को अपनी पत्नी महालक्ष्मी के ऊपर था कि उसका अफेयर उत्तराखंड के रहने वाले अशरफ नाम के एक हेयर ड्रेसर के साथ है जो उससे बातचीत करती है, वह उसके करीब जा चुकी है। इसी बात को लेकर पति हेमंत दास ने अपनी पत्नी महालक्ष्मी से कई बार पूछताछ करने की कोशिश की तो महालक्ष्मी नाराज़ हो जाती थी और उससे झगड़ पड़ती थी। इसी शक को लेकर झगड़ा आए दिन होने लगा तो एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों अलग होने का फैसला करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो बेटी थी वह महालक्ष्मी के पास रही, बाद में फिर 4-5 महीने के बाद हेमंत दास के पास भेज देती है। महालक्ष्मी फिर अकेले रहने लगी। पुलिस जांच में हेमंत से भी पूछती है कि जब से वह महालक्ष्मी से अलग हुआ इस दौरान उसने क्या क्या किया, कैसे हुआ। उसके पेरेंट्स से बात की जाती है तो शुरुआती जांच में पूछताछ में पति के दोषी होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस हिला देने वाली घटना ने सबको चौंका कर रख दिया है, जिसके बारे में हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। तो पुलिस जांच पड़ताल में लगी है, बहुत जल्द कातिल का पता लग सकता है। फिलहाल इस घटना के बारे में डीसीपी शेखर एच टेक्कनवार का कहना है कि हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हर संभावित बिंदु पर जांच हो रही है और जैसे ही कोई ठोस सुराग मिलेगा हम जरूर सार्वजनिक करेंगे। अभी जो कुछ भी मेरे पास सुराग है उसे हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं ताकि जांच पर असर पड़े और कातिल अलर्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।